नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड वॉर और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हॉर्मुज में ईरान के सामने दाल नहीं गलने के बाद अमेरिका ने नए सिरे से ईरान की घेराबंदी शुरू कर दी है। हॉर्मुज में अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम फेल होने के बाद ट्रंप ने बयान तो शांति का दिया है, लेकिन समुद्र में बढ़ती हलचल बता रही है कि ईरान के साथ अमेरिका का युद्ध नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाला है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग के बादल छा गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तकरीबन 27 दिन के सीजफायर के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस बार जंग का मैदान समंदर बन गया है और सेंटर हॉर्मुज स्ट्रेट। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध विराम के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नौसेना लगातार नजर बनाए हुए है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी विध्वंसक जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश करने की जब कोशिश की तो ईरानी नौसेना ने उन पर चेतावनी के तौर पर गोलियां दाग दी। इस बीच ईरान ने बताया कि अमेरिका ने उसके नागरिक नौकाओं पर अटैक किया है, जिसमें उसके 5 नागरिक मारे गए हैं। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि उसने जिन नौकाओं पर हमला किया वो ईरान के IRGC की है। अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे ईरान के मुख्य वार्ताकार और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जारी गतिरोध में उनके देश ने अभी शुरुआत भी नहीं की है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों की कार्रवाई ने जहाजरानी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ऐसे में आने वाले वक्त में गंभीर परिणाम, गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो ये है मौजूदा स्थिति हॉर्मुज स्ट्रेट की। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। आपको बताते हैं आज की 4 बड़ी खबरें कौन सी वो खबरें हैं जिन पर नजर हमारी बनी रहेगी। बड़ी खबरें जो कि कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं ईरान और अमेरिका युद्ध पर, और ये बता रही कि किस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच जो स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। इस बीच देखिए, आपको पहली खबर बता रहे हैं और आप साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूएई पर हमलों को लेकर ईरान यहां पर सख्त नजर आ रहा है। ये आप जरा तस्वीरें देखिए। ईरान युद्ध 2.0 का आरंभ हो चुका है। इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अभी भी स्थिति जो है वो क्लियर नहीं हुई है और इन सब के बीच लग रहा है क्या ये जो युद्ध है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईरान लगातार अटैक कर रहा है। ईरान ने फ्रेश अटैक्स किए हैं यूएई पर। ऐसे में मिडिल ईस्ट में अभी लग रहा है कि जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है। बौखलाहट के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि क्या ईरान जो है वो बौखलाया हुआ है, क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही। और आर्थिक तौर पर अगर हम देखें तो ईरान की कमर टूटती हुई नजर आ रही। दूसरी खबर क्या है उसका रुख करते और आपको बताते हैं विस्तृत तरीके से कि आखिर वर्ल्ड वॉर में आज की न्यूज क्या है। सेकंड, हॉर्मुज में ट्रंप फेल नजर आ रहे। हॉर्मुज पर ट्रंप ने तमाम कोशिश कर ली है आर्थिक तौर पर ईरान को तोड़ने की, लेकिन अभी तक नतीजे नहीं निकले हैं। अभी तक ट्रंप घुटनों पर नहीं ला पाए हैं ईरान को और स्थिति जो है जस की तस नजर आ रही है। आवाजाही अभी भी रुकी हुई है और अभी भी यहां पर अगर हम देखें तो सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। ऐसे में ऊर्जा क्षेत्र पर बड़ा इंपैक्ट नजर आ रहा है वर्ल्ड वाइड और इससे तमाम जो देश हैं वह छूते नहीं है। कोशिश की है यूएई ने कि वो कुछ इसमें रास्ता निकाले, लेकिन ईरान ने अटैक कर दिया है। ये खबर कैसे इंटरलिंक्ड है ये भी आपको विस्तृत तरीके से समझाएंगे। और तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं इन सबके बीच। तो वर्ल्ड वॉर में तीसरी न्यूज क्या है? फिर से ईरान की घेराबंदी। ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है। कूटनीति जो है वो आजमाई जा रही है। हर तरफ से प्रेशर जो है वो आजमाया जा रहा है। प्रेशर टैक्टिक्स भी लगातार हम देख रहे हैं। साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो डेवलप किया जा रहा है ईरान पर, और दूसरी तरफ ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है। ईरान ये बता रहा है जिस तरीके से वो अटैक कर रहा है यूएई पर और जिस तरीके से उसने यहाँ पर अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया, वो ये कोशिश कर रहा है, फ्रांस के जहाज को निशाना बनाया, वो ये कोशिश कर रहा है कि बता सके कि किसी भी तरीके से ईरान को कमतर आंकना ये सही आकलन नहीं होगा। ऐसे में ईरान की जो कंडीशंस हैं उन्हें भी फुलफिल करना होगा अमेरिका को अगर वो बातचीत चाहता है। नेक्स्ट न्यूज क्या है वर्ल्ड वॉर में, ये समझने की कोशिश करते हैं। आज की बड़ी खबर, समुद्र में हलचल तेज नजर आ रही है। हलचल हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ईरान की तरफ से भी तमाम कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हमने देखा एक ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च करने की कोशिश जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। मंशा उनकी ये थी कि तमाम देशों को साथ लाया जाए और सबको ये समझाया जाए कि हॉर्मुज स्ट्रेट का खुलना कितना जरूरी है तमाम देशों के लिए, ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितना जरूरी है, आर्थिक बाजार के लिए कितना जरूरी है, शेयर बाजार पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तमाम देश आए और ईरान की मुखालफत करें। ऐसे में तमाम देश इकट्ठा भी हुए। ईरान अलग थलग नजर भी आया। अब यहाँ पर पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद ईरान ने पता नहीं पाकिस्तान से ऐसा क्या कह दिया
और ईरान ने यहाँ पर कन्वे कर दिया। और इन सब के बीच अब इसे लेकर सस्पेंस भी बरकरार है कि ऐसा क्या कह दिया है। इन सब के बीच यूएई पर हमलों को लेकर ईरान का बड़ा बयान, 4 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। यूएई पर हमलों को लेकर ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है। यूएई पर हमलों को बताया है ये डिफेंसिव कार्रवाई है, रक्षात्मक कार्रवाई बताए। यूएई में अमेरिकी ठिकाने पर हमले किए हैं ईरान ने और ईरान के खिलाफ मदद कर रहे खाड़ी देश, ये ईरान ने कहा, इसीलिए उसे कार्रवाई करनी पड़ी। पहले भी हमने देखा कि जब युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, उसके बाद जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में ईरान ने अटैक किए थे, ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि जहां जहां भी सैन्य ठिकाने होंगे अमेरिका के उन देशों पर अटैक किया जाएगा, अमेरिका के सैनिकों को खदेड़ा जाएगा वहां से। और उसी कड़ी में एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए। इस बीच दूसरी खबर, ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी भी दे दी है, अमेरिका के भरोसे ना रहे खाड़ी देश। ये ईरान ने बता दिया किसी का सगा नहीं है अमेरिका, अमेरिका पर निर्भर रहना बंद कर दे, डिपेंडेंसी बंद कर दे। खाड़ी में अमेरिकी सेना खतरा बढ़ा रही है। अगर अमेरिका की वहां पर मौजूदगी नहीं होती तो ईरान कभी भी अपने जो मित्र देश है या जो आसपास के जो देश है उन पर अटैक नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से ये यहाँ पर यूएई का रुख है या फिर सऊदी अरब का रुख है, वो अमेरिका को जिस तरीके से संरक्षण दे रहा है, ऐसे में ईरान को मजबूरन ये अटैक करना पड़ रहा है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका पर ईरान का बड़ा आरोप भी लगा है। मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका, ये ईरान ने कहा और लगातार इस बात को लेकर चेता रहा कि जिस तरीके से अपने सैन्य बेस बना लिए, मंशा कुछ और है यहाँ पर अमेरिका की। ऐसे में समझना होगा तमाम देशों को, खाड़ी के कई देशों पर ईरान का कब्जा है, ये भी कह चुका है ईरान, और सैन्य बेस बनाकर देशों को कंट्रोल कर रहा है अमेरिका। ये ईरान लगातार चेता रहा है। लेकिन डील्स पहले हो चुकी हैं और सभी इस बात को बखूबी जानते हैं कि यूएई और अमेरिका का क्या कनेक्शन है या फिर इजराइल के साथ यूएई का क्या कनेक्शन है। इन सब के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज पर फिर से हमला, हॉर्मुज में मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया। यूनाइटेड किंगडम मरीन ट्रेड ऑपरेशंस ने इंफॉर्मेशन साझा की है और जहाज पर तैनात क्रू के बारे में जानकारी नहीं है, ये यूके एमटीओ की तरफ से बताया गया। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं, विस्तृत तरीके से आपको एक एक करके बताएंगे और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इसका जो इम्पैक्ट है इस घटनाक्रम का, उस पर इस घटनाक्रम का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो बातचीत होने वाली है ईरान और अमेरिका के बीच। इस बीच देखिए, ईरान ने जंग के पहले दिन से ही युद्ध के मैदान में अमेरिका को कड़ी टक्कर दी है। युद्ध के हर मोड़ पर ईरान के हाथों अमेरिका ने मुंह की खाई भी है, जिसका नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका को आईना दिखाया है, बल्कि उसके सुपर पावर होने के घमंड को चकनाचूर भी किया है। आपको बताएंगे कि कैसे ईरान ने अमेरिका के साथ जंग में खुद को मजबूत साबित किया है और अमेरिका का ये जो भ्रम है, इसे किस तरीके से ईरान ने तोड़ने का काम किया है, ये भी समझना जरूरी है। ट्रंप के जहाज पर हमला किया है और ईरान ने बदला ले लिया है। पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक मोड़ पर नजर आ रहा है। एक तरफ बैकग्राउंड में बैक चैनल्स के जरिए बातचीत की कोशिश, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है, सीज फायर है, लेकिन कहाँ है ये सीज फायर, ये नजर नहीं आता। हॉर्मुज से गुजर रहे अमेरिकी उत्पोत पर अटैक किया है ईरान ने और कहीं ना कहीं ट्रंप के जहाज पर हमला करके ईरान ने बदला ले लिया है और एक मैसेज भी कन्वे किया है कि ईरान को कमतर आंकना बंद कर दे अमेरिका। हालांकि इन सब के बीच देखिए, कल ऑपरेशन फ्रीडम के तहत कैसे अमेरिका ने कुछ जहाजों को वहां से निकाला और ये मैसेज कन्वे किया कि ईरान ये समझ ले कि असल नियंत्रण यहाँ पर अमेरिका का है, ईरान का नहीं। और अमेरिका जब चाहे वो स्टेप जो है ले सकता है। तो ये ईरान ने किस तरीके से बदला लिया, ईरान ने अमेरिकी उत्पोत पर 2 मिसाइल्स दागी है, ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज करने पर अटैक किया गया। इससे पहले चेतावनी भरे लहजे में कुछ यहाँ पर फायरिंग जो है वो की गई थी बाकायदा ईरान की तरफ से। अब ईरान का दावा है हॉर्मुज में विदेशी सैन्य मौजूदगी को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसी का विरोध है। ईरान के दावे के घंटे बाद अमेरिका ने अटैक से इनकार कर दिया। एक तरफ ईरान ये दावा कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका इनकार कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि कुछ ऐसा ईरान ने नहीं किया, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है ये बताने की कि हम अमेरिका से ज्यादा मजबूत हैं, या फिर ये कहना कि हमें किसी भी तरीके से कमतर ना आके। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे। हॉर्मुज को लेकर IRGC नौसेना की चेतावनी, हॉर्मुज को लेकर बड़ी चेतावनी आपको बता रहे। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी जारी की गई है।
बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान द्वारा घोषित रूट का करे इस्तेमाल। ये ईरान लगातार कह रहा है कि जो रूट हमने बताया उसको चुने, दूसरे रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर कार्रवाई होगी। एक रूट जो बताया ईरान ने, इसके तहत आप जरा ये समझिए कि ईरान लगातार ये कह रहा है कि अगर कोई विकल्प आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो भूल जाइए, क्योंकि बख्शा नहीं जाएगा। हॉर्मुज को लेकर IRGC नौसेना ने चेतावनी दी है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए चेतावनी है, ईरान द्वारा घोषित रूट का ही इस्तेमाल करना होगा और टोल देना होगा। अगर दूसरे रास्ते से गुजरते हैं तो निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। अब देखिए, अमेरिका लगातार दावा कर रहा है कि ईरान के साथ सीजफायर जारी रहेगा, लेकिन समुद्र में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसी की डिटेल्स आपको बता रहे हैं। अब आपको ये बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ने से और युद्ध विराम खत्म होने के पीछे की वजह क्या बताई जा रही है, कारण क्या बताए जा रहे हैं, आखिर कैसे ये जो युद्ध है। देखिए, पहला कारण यह है, गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नाकाबंदी से हॉर्मुज बंद हुआ है। अमेरिका ने जो नाकाबंदी की है उससे भी हॉर्मुज बंद हुआ है, और अगर हम देखिए ऊर्जा क्षेत्र पर बड़ा इंपैक्ट है। इसके अलावा आप देखिए, आपको बता रहे कि मिडिल ईस्ट में किस तरीके से यहाँ पर युद्ध विराम खत्म हुआ है। एक्सक्लेमेटरी मार्क इसीलिए क्योंकि सीजफायर ऑफिशियली है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। गल्फ ऑफ ओमान में यूएस नाकाबंदी से हॉर्मुज बंद हुआ है, ये एक बड़ी स्थिति उत्पन्न हुई है। ईरान की शर्तों पर सीजफायर को तैयार नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, ये भी एक बड़ा कारण बता रहे। कारण नंबर 2 हमने इसको टैग किया। इसके साथ साथ कारण नंबर 3 देखिए, शांति वार्ता के बीच में ईरान की सैन्य घेराबंदी, ये भी अमेरिका की तरफ से पहले की जा चुकी है। भाई, जब आपने सीजफायर कर लिया तो घेराबंदी कैसे करें, कैसे डिप्लॉयमेंट आप लगातार कर रहे हैं। अब देखिए, बातचीत के दौर के बीच में बार बार ट्रंप धमकी दे रहे। कारण नंबर 4, लगातार डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भी हमने देखी ना, मेंटली किस तरीके से वो इंपैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल किस तरीके से ट्रिगर कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये हमने लगातार देखा है। बातचीत भी चल रही है और फ्रंट में आके आप लगातार अगर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ईरान को मानना होगा हम जो कह रहे हैं। कारण नंबर 5, अमेरिका ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर अड़ियल रुख, ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से युद्ध विराम खत्म होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली आप समझिए, ये सीजफायर जो है ये ऑफिशियली है अभी, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। लगातार अटैक्स हो रहे हैं और ये अटैक हमने देखे, ये पहले जिस तरीके से लेबनान में हुए तब भी ये सवाल उठा है और अभी लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। पश्चिम एशिया में तनाव एक बार फिर से बढ़ता दिख रहा है, जहां ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। हालात ऐसे हैं कि सीजफायर की घोषणा के बावजूद दोनों पक्षों की सैन्य गतिविधियां जारी हैं। ईरान ने भी सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कह दिया है कि अमेरिका को अपनी नीतियों से बाहर निकलना चाहिए और अपने किए का हिसाब देना चाहिए। ईरान दुनिया में शांति और दोस्ती का समर्थक है, लेकिन अगर कोई देश ताकत की भाषा में बात करेगा तो उसे माकूल और सख्त जवाब मिलेगा, ये ईरान की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। अब ईरान के साथ जंग में बुरी तरह से फंस गए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसका अंदाजा हर पल बदलते ट्रंप के बयानों से आसानी से लगाया जा सकता है। हालांकि पूरी दुनिया भी इस बात को बखूबी समझ रही है और बाकायदा आपको ये बता भी रहे कि किस तरीके से एक हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी स्थिति समझाएंगे। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग के बादल छा गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तकरीबन 27 दिन के सीजफायर के बाद तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस बार जंग का मैदान समंदर बन गया है, जबकि जंग का सेंटर हॉर्मुज स्ट्रेट है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत बड़ी सैन्य तैनाती शुरू कर दी है।
जबकि ईरान ने यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले करके पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। बीती रात ईरान ने यूएई पर बड़ा हमला किया है। ईरान की ओर से 12 बैलिस्टिक और 3 क्रूज मिसाइल्स दागी गई हैं। ईरान का दावा है कि यूएई में उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां से ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद की जा रही है। हालांकि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया। यूएई ने इस हमले को आतंकवादी हमला बताते हुए बदला लेने की धमकी दी है। इस हमले के बाद हर खाड़ी देश महायुद्ध की आशंका से डरा हुआ दिखाई दे रहा है। उधर तनाव के बीच अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। अमेरिका ने अपने 2 डिस्ट्रॉयर और व्यापारिक जहाजों को हॉर्मुज पार करवाया, जिससे ईरान भड़क उठा है। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोतों पर अटैक कर दिया है। जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने ईरान की 7 छोटी नाव को तबाह कर दिया। ईरान के आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी शिप पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया और इसका वीडियो जारी किया है। वहीं यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के दावों को खारिज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक बड़ी जानकारी बता दें, फ्रांस के कार्गो शिप पर ईरान ने अटैक कर दिया है। ईरान ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। बंदर अब्बास पोर्ट से मिसाइल दागे गए हमले में चालक दल के कई सदस्य जख्मी हुए। तो बड़ी जानकारी, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे, जहां पर ईरान की तरफ से एक और अटैक किया गया है। ये जो अटैक किया है ये फ्रांस के कार्गो शिप पर किया गया है। ईरान का हमला, ईरान ने क्रूज मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया। इसके साथ साथ बताते चले, बंदर अब्बास पोर्ट से मिसाइल दागी गई है और हमले में चालक दल के कई सदस्य जो है वो जख्मी हुए। और हमले के वक्त दुबई के पास ये जहाज जो है ये मौजूद था। तो ये लगातार ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ईरान को कमतर आंकना बंद कर दे। इसके साथ साथ लगातार ईरान ये भी मैसेज दे रहा है कि अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण में है। ऐसे में अगर कोई भी जहाज वहां से निकलने की कोशिश करता है तो ईरान उस जहाज को निशाना बनाएगा। वैकल्पिक रूट के लिए भी साफ तौर पर मना कर चुका है ईरान। ये कह रहा है कि जो रूट है उसी रूट से आप जाएंगे। अगर आप वैकल्पिक रूट ढूंढेंगे तो आप अटैक का सामना करेंगे। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थिति जस की तस बनी हुई है और जिस ऑपरेशन फ्रीडम का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, उस ऑपरेशन फ्रीडम को भी फिलहाल टाल दिया गया है पाकिस्तान के कहने पर। ईरान ने पाकिस्तान से कुछ कहा और उसके बाद वही मैसेज कन्वे किया गया अमेरिका को। ऐसे में मुमकिन है, देखिए कयासों का दौर तेज है, अटकलों का बाजार गर्म है और ऐसे में कंफ्यूजन स्टेट भी है। इन सब के बीच जो इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं वो ये कि मुमकिन है बातचीत से जुड़ा कुछ कहा हो और ऐसे में लग रहा हो कि ईरान बातचीत के एक कदम और नजदीक आ गया है, इसीलिए यहां पर स्टेप बैक कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के क्या कुछ और फायदे भी हैं, अमेरिका के कुछ और निजी हित हैं, ये भी देखना होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर चीज को बिजनेस माइंड के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम जो है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, तमाम देशों को ईरान के खिलाफ एकजुट करने का। लेकिन फिर भी ईरान के साथ जंग में बुरी तरह फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसका अंदाजा हर पल बदलते ट्रंप के बयानों से आसानी से लगाया जा सकता है। हालांकि पूरी दुनिया इस बात को बखूबी समझ रही है कि ट्रंप ने ईरान को छोड़कर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन सुपर पावर के घमंड में चूर ट्रंप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की जो फजीहत हुई है उसके बारे में दुनिया को पता चले। लेकिन हकीकत यह है कि सुपर पावर अमेरिका की पोल जो है वो पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। और इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से फंसे हैं। देखिए, तेल की कीमतें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। उसका जिम्मेदार यहाँ पर कौन लग रहा है? उसका जिम्मेदार यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लग रहे हैं। ईरान के हॉर्मुज पर शिकंजे से कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया की जो तेल सप्लाई है वो बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में तेल की कीमत $4 प्रति गैलन के पार है। अमेरिका में नवंबर में ही मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं।
इसके बीच ये भी समझिए ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो है वो गिरकर 34% पर आ गई है। यानी कि ये कहना कि अमेरिका इस महंगाई से अछूता है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इम्पैक्ट अमेरिका पर भी पड़ा है, तेल की कीमतें बढ़ी हैं। अगर पूरी दुनिया में कई देशों में हाहाकार है तो अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, वहां पर भी कीमतों में आग लगी है और तेल की कीमत $4 प्रति गैलन के पार है। मिड टर्म इलेक्शंस होने, क्या जवाब देंगे अमेरिका की जनता को डोनाल्ड ट्रंप? किस तरीके से उनके सामने जाएंगे? ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो गिर गई है, उनकी जो लोकप्रियता है वो गिर गई है। इसके साथ एक ठप्पा उन पर और लगा है, वो ठप्पा इस बात का कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम किया है। वही ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर है। ईरान को अपने तेल और होर्मुज की ताकत का एहसास हुआ है। ईरान को होर्मुज के रूप में आय का स्थायी साधन मिला। पहले ईरान को इस बात का अंदाजा नहीं था। ईरान अब जब चाहे होर्मुज बंद करके दुनिया को टेंशन में डाल सकता है। इसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हैं। और अगर हम वहीं देखें, ईरान की शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रोग्राम होने की दलील, अब तक होर्मुज पूरी तरह नहीं खुलवा पाई अमेरिकी सेना। अब तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है, यानी कि स्थिति जस की तस है। अब मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध। ईरान की पूरी तरह से नौसैनिक घेराबंदी की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तेल निर्यात बंद करके ईरान को समझौते के लिए मजबूर करने का मकसद है। डोनाल्ड ट्रंप का आर्थिक तौर पर तोड़ने का मकसद है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शॉर्ट और पावरफुल हमलों की योजना बनाई है। ये भी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन सहयोगियों से रिश्ते खराब हुए। यूरोपीय देशों के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़े हैं। नेटो सहयोगियों ने जंग में अपनी सेनाएं नहीं भेजी, ट्रंप नाराज हो गए। ट्रंप की यूरोप से अपने सैनिक बुलवाने की धमकी भी इस बीच आई है। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते खराब हुए, उनके स्टेटमेंट्स इस बात की गवाही देते हैं। वही यूएई पर ईरान ने दूसरी दफा हमला कर दिया। यूएई के विदेश मंत्रालय का दावा, ईरान ने मिसाइल से अटैक किया, ये यूएई द्वारा बताया गया है। तो यूएई पर फिर से अटैक किया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की, इस बात का दावा किया है, बताया कि ईरान ने मिसाइलों से अटैक किया है यूएई पर। यूएई के जिस तरीके से अगर हम देखें संबंध प्रगाढ़ है अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ, ऐसे में हेट लिस्ट में सबसे पहले ईरान के अगर मिडिल ईस्ट में कोई देश है तो वो यूएई है। और ये दुश्मनी आज की नहीं, ये सालों पुरानी दुश्मनी है। इन सब के बीच एक मैसेज ये भी ईरान का कि जितना वो नजदीक जाएंगे अमेरिका के, उतना ज्यादा वो ईरान के खिलाफ होंगे। ईरान के दुश्मनों की सूची में उनका नाम है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि ईरान ने उन पर अटैक किया है। एडवाइजरी वहां पर जारी हो चुकी है। शिक्षा मंत्रालय ने वहां पर फैसला लिया है कि स्कूल्स में डिस्टेंस लर्निंग जो है वो शुरू करवाई जा सके। यानी कि यूएई को भरोसा है ईरान पर कि वो और इस तरह के अटैक्स करेगा। इन सब के बीच एक और अपडेट जरा बताते चले। यूएई हमले पर ईरानी अधिकारी का बयान आया। ईरानी अधिकारी ने हमलों की पुष्टि नहीं की है और साथ साथ कहा कि राजनीतिक संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं, दुश्मनों से सावधान रहे, ये भी कहा है ईरान ने। आप दुश्मनों से सावधान रहे, इस बात को लेकर कहां इशारा है? क्या ये इशारा अमेरिका की तरफ है, इजराइल की तरफ है? इन देशों की बातों में ना आए मिडिल ईस्ट के देश और सावधान रहे। इसके साथ साथ एक सदा हुआ मैसेज भी दे दिया है कि किसी भी राजनीतिक संकट का सैन्य समाधान मुमकिन नहीं है। यानी कि जो बातचीत से सुलझाई जानी चाहिए, वहां पर ताकत काम नहीं आती है। हमलों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये हमले ईरान की तरफ से करवाए गए हैं। ऐसे में एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि ईरान में क्या एक लीडरशिप नहीं है? अलग अलग तरह के स्टेटमेंट, एक तरफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट और एक तरफ आईआरजीसी। नियंत्रण किसका है ईरान पर? कौन डिसाइड कर रहा है कि अगला कदम क्या होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। चलिए मैं आपको बताते हैं कि आखिर ईरान के यूएई में फुजरा को ही टारगेट क्यों किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि आखिर यूएई में इस जगह को ही टारगेट क्यों किया गया, फुजरा को ही क्यों टारगेट किया गया है, क्या इसकी महत्वता है, ये आपको बताते हैं। देखिए, तनाव के बीच फुजरा से तेल निर्यात किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में ईरान ये समझ रहा है कि एक्सपोर्ट हमारा तो बंद है, इनका एक्सपोर्ट कैसे चलता रहेगा यूएई का, और यूएई के जरिए बाकी जो देश है वहां पर भी अगर तेल पहुंचेगा तो ईरान को पूछेगा कौन? क्या एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा है?
तनाव के बीच फुजैरा से तेल निर्यात किया जा सकता है। ऐसे में सबसे पहले इसी पोर्ट को निशाना बनाए, इसी तेल संयंत्र को निशाना बनाए और इसे तबाह कर दे। इसीलिए बाकायदा यहां पर अटैक किया गया। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फुजैरा से रिप्लेस किया जा सकता है, इसी बात का हम जिक्र कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से ईरान ने अटैक किया है यहां पर, क्योंकि अब जब से हम देख रहे हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट की स्थिति यहां पर एक तरीके से स्टेगनेंट हो गई है। ऐसे में वैकल्पिक रास्ते ढूंढने की बात भी लगातार सामने आ रही है। फुजैरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट का अहम ऑप्शन बन सकता है और इसीलिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट के इस वैकल्पिक का अगर हम देखें तेल संयंत्र को यहां पर टारगेट किया गया है ईरान की तरफ से। फुजैरा को टारगेट किया गया है और कमर तोड़ने की कोशिश की गई, एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। फुजैरा से हर साल तकरीबन 17 लाख बैरल तेल प्रतिदिन एक्सपोर्ट किया जाता है और ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं ईरान के लिए बन सकता है। एक तरफ ईरान की कमर तोड़ी जा रही है आर्थिक तौर पर, दूसरी तरफ ये ऑप्शन फुजैरा के रास्ते यूएई और सऊदी अरब से तेल आयात हो रहा है। ये एक बड़ी जानकारी और साथ साथ आप महत्वता जरा समझिए कि फुजैरा कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसे में फुजैरा पर अटैक करके ईरान ने मैसेज दिया है अमेरिका को, यूएई को भी। वहीं अगर हम देखें ट्रंप की पीस टॉक इस समय किसी की समझ में नहीं आ रही, ना ही अमेरिका की संसद समझ पा रही है और ना ही दुनिया के बाकी देश समझ पा रहे हैं। क्या चाहता है अमेरिका? ईरान तो युद्ध के मैदान में तैयार खड़ा ही है। ट्रंप ने पूरे युद्ध को सीजफायर और पीस टॉक में ऐसा उलझा कर रखा है कि ट्रंप भी हर घंटे अपने बयान बदल रहे हैं। ट्रंप भी कहते हैं कि ईरान के साथ सीजफायर जारी है, वो इस युद्ध को आगे जारी नहीं रखना चाहते। लेकिन दूसरी ओर समुद्र में नाकाबंदी और अमेरिकी वॉरशिप की बढ़ती तैनाती कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप बातों में उलझाकर ईरान के खिलाफ फिर से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि वो बात कहीं ना कहीं वक्त ले रहे हैं, इस तरीके से टाइम ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। Oh, 打国际城了。 अमेरिका नई जंग की तैयारी में जुट गया है। तनाव के बीच अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के नजदीक 100 से ज्यादा मिलिट्री विमानों की मूवमेंट तेज कर दी है। यूएसएस अब्राहम लिंकन और FA-18 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए गए हैं। सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई में भी अमेरिकी सेना को अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल पश्चिमी एशिया में 15,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर खत्म होने पर साफ जवाब देने से तो इनकार कर दिया। हालांकि ट्रंप ने इतना जरूर कहा कि ईरान के साथ या तो डील होगी या फिर अमेरिका की जीत होगी। ट्रंप ने इस संघर्ष को मिनी वॉर करार दिया है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने अपने एक बयान में कहा कि ईरान के अंदर हमें अमेरिकी सैनिकों को उतारने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ईरान में पहले से ही लाखों लोग मौजूद हैं, बस उनके पास हथियार नहीं है। उन्हें हथियार दो जिससे वो उसी तरह उठ खड़े हों जैसे हम हुए थे और इस शासन को नष्ट कर सके। उधर ईरान अमेरिका की तमाम धमकियों के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका एक महाशक्ति है, लेकिन हम भी एक महाशक्ति हैं। कोई भी अमेरिका के इस दावे पर विश्वास नहीं करता कि युद्ध ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कारण था। ये सिर्फ एक गैर कानूनी युद्ध कृत्य का बहाना था। जानकारों का मानना है कि अमेरिका किसी भी समय बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जारी तनाव और यूएई पर हुए हमले ने हालात बेहद नाजुक कर दिए हैं।
अब ये तय माना जा रहा है कि युद्ध का दूसरा दौर शुरू हो चुका है या फिर कभी भी शुरू हो सकता है। अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रणनीतिकारों पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बड़ा ऐलान, जल्द दूसरे देशों को सौंप देंगे हॉर्मुज। ये हेगसेथ की तरफ से कहा गया है, ये हमारे लिए एक अस्थायी मिशन है। ये हेगसेथ ने कहा, दुनिया को हॉर्मुज की जरूरत हमसे कहीं ज्यादा है। और एक बार फिर से इस बात का जिक्र किया कि हॉर्मुज की दरकार हमें नहीं है, दूसरे देशों को है, दुनिया को है। ऐसे में हम दुनिया के लिए आगे आएंगे और जल्द दूसरे देशों को हॉर्मुज को सौंप देंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट, जहां पर उन्होंने कहा कि जल्द दूसरे देशों को हॉर्मुज सौंप देंगे। ये पीट हेगसेथ की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जल्दी हॉर्मुज को ईरान के नियंत्रण से बाहर निकालें और दूसरे देशों को सौंपें, ताकि वहां पर जो सप्लाई रुकी हुई है जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं बहाल हो, और जो ऊर्जा संकट दुनिया भर के लिए बना हुआ है, ऊर्जा संकट से दुनिया को बाहर निकाला जा सके, शेयर मार्केट फिर से बहाल हो। इसके साथ जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, तेल के दामों में आग लगी हुई है, उससे आम लोगों को राहत मिले, दूसरे देशों को राहत मिले। और इस बीच ये बताना नहीं भूलें, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दुनिया को हॉर्मुज की जरूरत है, हमसे ज्यादा। अमेरिका पर इतना इम्पैक्ट नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका भी महंगाई से जूझ रहा है। अमेरिका में भी तेल की कीमतों में आग लगी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका 3 महाशक्तियों से कैसे बदला लेने वाला है। तो कौन सी वो बड़ी शक्तियां, इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि कैसे बदला लेगा। देखिए, रूस के बाद चीन, अरागची का WW3 वाला थीम। रूस समर्थन और समन्वय। रूस ईरान का सबसे करीबी सामरिक सहयोगी है, इस बात को सब बखूबी जानते हैं। और ईरान के प्रतिनिधि पहुंचे भी रशिया। अरागची का मॉस्को दौरा पुतिन से समर्थन मांगने के लिए था, ये हम बखूबी जानते हैं। इस्लामाबाद के बाद सीधे रशिया ही गए थे। युद्ध के मौजूदा हालातों पर कोऑर्डिनेशन करने के लिए ये दौरा था, ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा। और रूस एक ऐसी शक्ति है जो अमेरिका के सामने खड़ी हो सकती है। संघर्ष में एक सुरक्षा गारंटर की भूमिका भी निभा रहा है रूस। और रूस द्वारा कहा गया है, रूस द्वारा गारंटी दी गई अमेरिका को भी। रूस के बाद बीजिंग जाने का उद्देश्य चीन को भरोसे में लेना है। पहुंच चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री चाइना। अमेरिका के प्रतिनिधि से पहले कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लेने की जो है कोशिश है चीन की भूमिका। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, लगातार वो ईरान से तेल ले रहा है और बड़ी डिपेंडेंसी है। फिलहाल समुद्री रास्ता बंद है, इसलिए दूसरे जो मार्ग है उन्हें अपनाया जा रहा है। ईरान चाहता है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कूटनीतिक बचाव करे। ईरान का ये चाहता है वो चाइना से कि बचाव करे और ईरान का पक्ष रखे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। ईरान में विध्वंसक हथियार की सप्लाई चीन रोके नहीं, ये भी क्योंकि चीन और रशिया दोनों ही ईरान की मदद कर रहे हैं, प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर भी हथियार भी सप्लाई हो रहे हैं। अमेरिका ईरान के दूसरे दौर की वार्ता चल गई है, ये आगे की स्थिति जो है कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ऐसे में अरागची अब मित्र देशों के साथ मिलकर एक प्लान बना रहे हैं कि क्या प्लानिंग हो, कैसे अमेरिका के सामने स्टैंड किया जाए, आगे किन शर्तों पर वार्ता को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि फिलहाल जो प्रपोजल था वो प्रपोजल खारिज हो चुका है। ऐसे में किस तरीके से इम्प्रोवाइज किया जा सके। गल्फ ऑफ ओमान से यूएस नाकाबंदी हटाने का प्लान है, ये एक बड़ा मैटर है कहीं ना कहीं। अगर हम देखें ईरान के सामने, ईरान लगातार इस बात का जिक्र कर रहा है कि नाकाबंदी हटनी चाहिए। इस बीच एक और ब्रेकिंग बता रहे अमेरिकी विदेश मंत्री, रूबियो की ईरान को धमकी, ट्रंप सरकार के संकल्प की परीक्षा ना ले ईरान, बातचीत के मेज पर ईरान को आना ही होगा, ये मार्क रूबियो की तरफ से कहा गया। ईरान को अपनी हार माननी होगी, रूबियो ने कहा। हमारी शर्तें मानने के सिवाय ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, ये रूबियो ने कहा। परमाणु हथियार होता तो ईरान हॉर्मुज बंद कर देता, ये भी रूबियो की तरफ से साफ तौर पर कहा गया और बार बार इस तरीके से चेताया जा रहा है। एक बार फिर से अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट, ईरान को धमकी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। और ये कह दिया है कि ट्रंप सरकार के संकल्प की परीक्षा ना ले ईरान। अभी चुप बैठा है अमेरिका, उसके बाद कुछ भी कर सकता है। बातचीत के मेज पर तो ईरान को आना ही होगा, बातचीत करनी होगी, ईरान को अपनी हार माननी होगी
और हमारी शर्तें मानने के सिवाय ईरान के पास ऑप्शन नहीं है। ईरान चाहे जो कर ले, ये भी मार्क रूबियो की तरफ से साफ किया गया है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की कमर टूट गई है, इसका अंदाजा अब ट्रंप को अच्छी तरह, इसलिए ट्रंप ईरान के साथ सीजफायर और पीस टॉक की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के पीछे वजह युद्ध पर ब्रेक लगाना नहीं, बल्कि युद्ध के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करना है। दरअसल ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है, जिसके चलते ट्रंप सीजफायर और शांति वार्ता के पीछे पड़े हैं। ट्रंप अपने मन की बात खुलकर तो नहीं बता पा रहे, लेकिन उनके बयान का हर एक शब्द एक ही बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से ईरान के साथ युद्ध से पीछा छूटे और अमेरिका की साख भी बची रहे। ईरानी हमले में कई सैनिकों की मौत हो चुकी है, 16 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। आंकड़े आपको बता रहे हैं बाकायदा, 500 अमेरिकी सैनिकों को मारने का ईरान का दावा है। इस बीच ये भी बताते चले कि C-135 ईंधन भरने वाला विमान तबाह हुआ है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय तबाह हुआ है। कई एयरक्राफ्ट ईरानी हमले में तबाह हुए हैं। मिसाइल और एयर डिफेंस की कमी हुई है। 850 से ज्यादा टोमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है। अमेरिका के पास मिसाइल्स की भारी कमी है। पेट्रियट थर्ड डिफेंस सिस्टम की 1000 से ज्यादा मिसाइल्स नष्ट हुई हैं। इराक, सीरिया और कुवैत में यूएस ठिकानों पर अटैक हुआ है। ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। ईरानी हमले से कई बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध जो है वो और ज्यादा एग्रीवेट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जो रिपरकशंस हैं वो अमेरिका को भी झेलने पड़ रहे हैं। अब जो अगर हम देखें यहाँ पर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया ईरान ने, वो उतनी महंगी नहीं थी, लेकिन जब अमेरिका ने इस्तेमाल किया तो निश्चित तौर पर उनकी कीमत ज्यादा थी। इन सब के बीच ईरान ने साबित कर दिया है कि उससे टकराना इतना आसान नहीं है। भले ही उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को दिन में तारे दिखा सकता है। हालांकि अब तक की जंग में ईरान ने ऐसा करके भी दिखाया है। ईरान ने सुपर पावर का सूर्यास्त मिडिल ईस्ट जंग में कैसे किया और कैसे जंग से ईरान को फायदा हुआ, ये भी आपको विस्तृत तरीके से बताते हैं। देखिए, सुपर पावर का सूर्यास्त इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका की थू-थू हो रही है, किरकिरी हो रही है। युद्ध से पहले की स्थिति आपको बता रही, युद्ध के बाद की स्थिति। युद्ध से पहले हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर किसी का नियंत्रण नहीं था, लेकिन किसने बताया ईरान को? युद्ध के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब ईरान के कंट्रोल में। ऑल क्रेडिट गोज टू डोनाल्ड ट्रंप। युद्ध से पहले गल्फ ऑफ ओमान से पहले कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन युद्ध के बाद अब गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नाकाबंदी लग गई है। क्रेडिट गोज टू अमेरिका। युद्ध से पहले ईरान के तेल पर प्रतिबंध थे, युद्ध के बाद ईरान के तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कौन इसका जिम्मेदार? युद्ध से पहले ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था, युद्ध के बाद ईरान परमाणु हथियार बनाएगा क्योंकि उसे यकीन है कि उस पर फिर अटैक हो सकता है। ऐसे में खुद को सशक्त करना है। खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने पहले संपत्ति थे, युद्ध के बाद ईरान हमले से अमेरिका के ठिकाने बोझ बन गए मिडिल ईस्ट के देशों पर कहीं ना कहीं। युद्ध से पहले क्वाड और नेटो सहयोगी थे, युद्ध के बाद ये अनबन साफ तौर पर नजर आ रही है, प्रत्यक्ष तौर पर नजर आ रही है। युद्ध से पहले दुनिया भर में महंगाई पहले घट रही थी, लेकिन अभी की जरा स्थिति देखिए क्या हाल है। दुनिया भर में महंगाई से लोग परेशान हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऊर्जा क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। और ऐसे में ये जो स्थिति है सीधे तौर पर नजर आ रही है कि यहाँ पर अब जो है महंगाई बढ़ती नजर आ रही है, और खुद अमेरिका इससे अछूता नहीं है। अमेरिका के साथ जंग में ईरान नई शक्ति बनकर उभरा है। अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान ने न सिर्फ अमेरिका का भ्रम तोड़ दिया, बल्कि दुनिया के सामने अपने शक्तिशाली होने का उदाहरण भी पेश किया है। इसमें कोई शक नहीं कि मिडिल ईस्ट जंग में ईरान कैसे हीरो बनकर उभरा है दुनिया के सामने। ये भी आपको बताएंगे कि कैसे ईरान को अमेरिका ने ये बताया कि ईरान क्या कर सकता है अगर वो अमेरिका जैसी सुपर पावर से टकरा सकता है। जंग के बीच ईरान प्रतिरोध की मिसाइल बनकर उभरा है। घायल ईरान हीरो कैसे बना है वो आपको बता रहे, ग्राफिक्स के जरिए बाकायदा। सस्ते ड्रोन्स मिसाइल से अमेरिका बेस समेत 12 देशों को दहला दिया है ईरान ने। ऐसे में निश्चित तौर पर यह कॉन्फिडेंस ईरान के अंदर आया है। इजराइल के शहरों, यूएस बेस खाड़ी देशों के तेल सुविधाओं पर हमले किए हैं ईरान ने, और भले ही उसने सस्ते मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। हॉर्मुज़ बंद करने से वैश्विक तेल की कीमतें $100 से $120 प्रति बैरल तक पहुंची है। कैसे? ईरान की बदौलत, ईरान के अटैक।
अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी है। जिस तरीके से यहाँ पर युद्ध हमने देखा 28 फरवरी से जब ये चला है 7-8 अप्रैल तक, और अभी भी तनाव बना हुआ है। रूस, चीन समर्थन और S-400 जैसी प्रणालियों ने ईरान को ढहने से बचा लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफेंड यहाँ पर ईरान को कर रहे थे, मदद कर रहे थे ईरान की चाइना और रशिया। मुस्लिम वर्ल्ड, ग्लोबल साउथ और कई विकासशील देशों में ईरान नायक भी बना है। ये ईरान किस तरीके से उभरा है वो आपको बता रहे हैं, यानी कि इस युद्ध से किसको क्या फायदा हुआ है। ईरान अब अमेरिका इजराइल के साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाला नायक बनता हुआ यहां पर दिखाई दिया है। ये नई भूमिका हम आपको ईरान की बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में घरेलू स्तर पर भी नया नेतृत्व उभर कर जो है वो सामने आया है। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति मौजूदा नजर आ रही है। इस युद्ध के बाद ईरान और अमेरिका कहां कहां पर स्टैंड करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये कि किस तरीके से हमने देखा यहां पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पहले एक मसला था ही नहीं, लेकिन उसके बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट कैसे ईरान के नियंत्रण में आया और अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कैसे ईरान कहीं ना कहीं खुद को नायक समझने लगा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तारुफ करा देती हूँ। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। मनन द्विवेदी हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सोढ़ी साहब, सबसे महत्वपूर्ण ये अभी हम बात कर रहे थे कि युद्ध से किसको क्या हासिल हुआ है। क्या आप भी मानते हैं मौजूदा वक्त में इस युद्ध के बाद ईरान कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा सशक्त हुआ है? भले आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन ईरान को यह समझ आया है कि उसने लोहा किससे लिया है, अपने आप को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका से। ऐसे में एक नई शक्ति के तौर पर ईरान खुद को सामने लेकर आया। जय हिंद जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। युद्ध में एक ही पक्ष जीतता है और दूसरा पक्ष हारता है। युद्ध में कोई जॉइंट विनर नहीं होते, कोई जॉइंट रनर अप नहीं होता है। इस युद्ध में अमेरिका के और इजराइल के जो भी सैनिक लक्ष्य थे, जो 5 बड़े लक्ष्य थे, उसमें से एक ही लक्ष्य पूरा हुआ कि वहां की टॉप लीडरशिप को मारना। लेकिन थोड़े ही दिनों में खामेनी के बेटे ने वहां पे सुप्रीम लीडर बन गए, तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईरान का एक ही सैनिक लक्ष्य था जब उस पर युद्ध छेड़ा गया 28 फरवरी को, और वो था कि उसने अपने देश में सत्ता परिवर्तन नहीं होने देना है। जब ये युद्ध विराम हुआ 8 अप्रैल सुबेरे 2 बजे ईरान समय पे, अमेरिका और इजराइल का कोई भी सैनिक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था, लेकिन ईरान ने अपने देश में सत्ता परिवर्तन नहीं होने दिया। अमेरिका की झुकाव वाले इंसान को वहां का राष्ट्रपति या सुप्रीम लीडर नहीं बनने दिया। तो सीधे तरीके से जीत ईरान की हुई, और ये अमेरिका और इजराइल के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है। साहब, आपने जिस बात का जिक्र किया कि एक अचीवमेंट जो यहाँ पर हुआ है अमेरिका का, वो ये कि उनकी टॉप लीडरशिप का खात्मा, लेकिन उससे भी सोढ़ी साहब फायदा क्या हुआ है? मनन द्विवेदी जी, आपको लगता है कि जिस मंशा के साथ यहाँ पर आयतुल्लाह अली खामनेई को मौत के घाट अमेरिका ने उतारा है, उससे कुछ खास फायदा हुआ है? क्योंकि अभी भी ईरान तो अगर हम देखें वो ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, वो कंट्रोल में कहाँ रहा है अमेरिका के? ये आपकी बात बिल्कुल सही, और आपने जो रपट बताई हमको, उससे भी मैं काफी हद तक एग्री करता हूं। पर मैं भी ये बात कहूंगा कि अगर हम यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन की वेबसाइट्स को देखें, अमेरिकन कांग्रेशनल CRS कहलाते हैं, कांग्रेशनल सर्विसेज होती है, बैकग्राउंडर उनके रोज आते हैं व्हाइट हाउस के, तो उनके बहुत क्लियरली एक्सप्लेन्ड अवे वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला वॉर ऑब्जेक्टिव जो सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रंप ने भी डिक्लेयर किया ट्रूथ सोशल में, उसको पीट हेग्सेथ और HG वेंस साहब ने भी बातचीत की। बड़ी पुरानी बात बता रहा हूं, पर बात सत्य है। रिजीम चेंज प्रैक्टिकली स्पीकिंग ईरान में नहीं हो पाया है, क्योंकि उनके जो सेकेंड इन कमांड ने वहां पर आयतुल्लाह खुमैनी के डेथ के बाद वो संभाल लिया है। और एक तरीके से और भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि ईरान की जो किल पोटेंशियल है, उसकी जो ड्रोन्स की, मिसाइल्स की, सस्ते जो मिसाइल हैं, उनको खात्मा करने की जो एफर्ट था अमेरिका और इजराइल का, वो भी पूरी तरीके से संभव नहीं हो पाया है। और जिस इम्प्यूनिटी के साथ ईरान UAE पे कल उन्होंने मिसाइल फेंके, 15 मिसाइल फेंके, और जिस प्रकार से GCC में हड़कंप मच गया है, मतलब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में
तो उन बातों को देखते हुए लगता है कि अमेरिका जो करने निकला था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के थ्रू, वो पूरा नहीं कर पाया है। पर यहाँ पर मैं एक बात बोलूंगा, इंटरनेशनल लॉ के प्रणेता, फाउंडिंग फादर माने जाते हैं ह्यूगो ग्रोशियस। उन्होंने एक बात बोली है कि जब कोई अट्रूस होता है, आर्मिस्टाइज होता है या सीजफायर होता है, तो जो वॉर है, युद्ध है, वो एक तरीके से सोया हुआ युद्ध है और युद्ध विराम नहीं हुआ है। तो ऐसी ही फ्लूइड सिचुएशन अभी भी ईरान और अमेरिका के बीच में बनी हुई है। और भले ही पीट हेगसेथ और जो स्टेटमेंट आ रहे हैं व्हाइट हाउस से कि युद्ध, अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है, पर मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को बिल्कुल दरकिनार करते हुए, बिल्कुल इग्नोर करते हुए, अमेरिका और इजराइल सेकंड फेज में फिर ईरान के ऊपर आक्रमण करेंगे। और जहां तक नायक की बात है, ये युद्ध ही इसलिए लड़ा गया कि सऊदी अरेबिया नायक बने टेररिस्ट ग्रुप्स का या फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स का, या ईरान बने। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान नायक बन के या एक तरीके का सुपर हीरो बन के उभरा है। पर मैं ये बात भी मानता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका की जो सार्वभौम सत्ता है, उसको एक बड़ा चैलेंज, बड़ा टेंजिबल चैलेंज मिल गया है, ईरान द्वारा नहीं, पर बैकड्रॉप में रशिया और चाइना द्वारा। बिल्कुल। सोडी साहब, इस बात से आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि अमेरिका की अब वो इमेज नहीं है, कहीं ना कहीं डेंट बड़ा पड़ा है अमेरिका की इमेज को। स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप की अगर इमेज की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे डेंट दिया है अमेरिका की छवि को, जिस तरीके से उन्होंने डिसीजन मेकिंग की है और जिस तरीके से इजराइल और ईरान के युद्ध में वो कूद पड़े हैं और इतने बड़े पैमाने पर नुकसान, और उसके बाद जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट की आज की तारीख में स्थिति है। मोनिका जी, अमेरिका और इजराइल को थोड़ी बहुत सफलता भी नहीं मिली है। अगर उन्हें थोड़ी भी सफलता मिली होती तो आज अमेरिका और इजराइल के अंदर ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन नहीं हो रहे होते। अब अमेरिका के जितने पश्चिमी देश साथी हैं नाटो के, सारे अमेरिका के खिलाफ नहीं होते। कोई ना कोई तो देश दुनिया में अमेरिका और इजराइल का साथ देता। आज अमेरिका इजराइल के साथ कोई देश नहीं खड़ा है। तो अमेरिका और इजराइल की पूरी तरह पराजय हुई है। वो अपना नैरेटिव कुछ भी कर ले, लेकिन वो दुनिया का बेवकूफ नहीं बना सकते, अमेरिकी नागरिक का बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। देखिए, जब इस युद्ध का इतिहास आज से 20-25 साल बाद लिखा जाएगा, दो बड़ी चीजें लिखी जाएंगी मोनिका जी। पहला, ईरान इस युद्ध के बाद एक क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरा है, जिसका ताज पहले इजराइल के ऊपर था, अब ईरान के ऊपर आ गया है। और थोड़े सालों में ये युद्ध दोबारा शुरू होगा, जब पहला वार ईरान करेगा इजराइल पे, और उसका अंजाम होगा कि फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में उभरेगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे युद्ध करके सबसे बड़ा ब्लंडर किया है, जो जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास कभी नेतन्याहू और ट्रंप को माफ नहीं करेगा। मैं एक और मिनट चाहूंगा आपसे। 25 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी कि मिडिल ईस्ट में जितने 13 सैनिक अड्डे अमेरिका के, उसे पूरी तरह ईरान ने बर्बाद कर दिया। और उसमें जो 40,000 अमेरिकी सैनिक थे, वो या किराए के घरों से या होटलों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है, महाशक्ति के सेना के सैनिक वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। 2 दिन बाद 27 मार्च को लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर, जो कि इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने इजरायली मंत्रिमंडल को बयान दिया कि अगर ये युद्ध इजराइल का ईरान से लंबा चला, इजरायली सेना टूट जाएगी, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। और ये इजराइल के 2 बड़े अखबारों में छपा, टाइम्स ऑफ इजराइल और जेरूसलम पोस्ट। इन 2 खबरों से ही साफ क्लियर होता है कि कितनी बड़ी क्षति ईरान ने इजराइल और अमेरिका को पहुंचाई है। बिल्कुल। द्विवेदी जी, आपसे समझना चाहेंगे, ये अभी सीजफायर जो है प्रैक्टिकली ऑफिशियली सीजफायर है, हालांकि ग्राउंड पर समंदर में ये सीजफायर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा किस तरीके से लेबनान पर अटैक इजराइल एक ही बार कर रहा है। उन्होंने कहा कि लेबनान को हमने इंक्लूड ही नहीं करा है। अब ईरान यूएई पर अटैक करना शुरू कर चुका है। यूएई को जिस तरीके से निशाना ईरान बना रहा है, इसके जरिए क्या संदेश ईरान देना चाह रहा है? क्यों उसने यूएई को ही चुना है अटैक करने के लिए? क्या इसके बाद अगला नंबर सऊदी अरब का भी होगा? मैं आपकी बात से पूरी तरीके से साम्यता रखता हूं। अगर हम पिछले 25-30 वर्षों के इतिहास को देखें तो हम पाएंगे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, ये एक तरीके से वसाल स्टेट कहलाते थे अमेरिका के, पर ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग आर्थिक तौर पे देखें या सामरिक तौर पे देखें, ये कभी भी वसाल स्टेट नहीं रहे। और एक घटना मुझे अभी भी याद है, जब हम लोग छोटे हुआ करते थे
1984 के ईरान इराक वॉर के दौरान पुराने और ऑब्सोलीट ईरानियन F-4 फैंटम्स सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस में आ गए और उन्हें रोकने के लिए सऊदी अरेबिया ने अपने F-16 ब्लॉक लेवल फाइटर्स भेजे और एक दो विमान दोनों साइड में खत्म भी हुए, उनका खात्मा भी हुआ। और उसके अलावा पर फिर भी सऊदी अरेबिया और यूएई के और जीसीसी के राष्ट्रों को हम देखें तो इसको रिलेट करके मैं समझाता हूं कि एयर स्पेस तक ही लिमिटेड या अपनी टेरिटरी और टेरेन तक ही लिमिटेड रहने की पॉलिसी, विदेश नीति और सामरिक पॉलिसी रही है इन जीसीसी कंट्रीज की, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज की। और अगर हम सऊदी अरेबिया का को और देखें और यूएई को देखें तो मुझे लगता है एक तरीके से टेस्ट लिया जा रहा है जीसीसी कंट्रीज का कि वो लोग कब आगे आएंगे युद्ध में और अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। पर इसके पीछे बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि इनके एयर पावर के को देखा जाए तो सऊदी अरेबिया के पास 446 कॉम्बैट जेट्स हैं, आधुनिक मिसाइल्स हैं। पर फिर भी हम देखें कि कहीं ना कहीं कल्चरल टाइज भी हैं यूएई और सऊदी अरेबिया के लोगों और पॉपुलेशन के बीच में। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जैसे कि हम देखें कि फार्स और हमदगान दो ऐसे सदर्न ईरान में जगह हैं जहां के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं यूएई के लोग, यूएई की पॉपुलेशन। तो ऐसे कई जटिल प्रश्न हैं, पर फिर भी ये एक तरीके का स्ट्रेटेजिक डिलेमा है और सामरिक निर्णय है जो कहीं ना कहीं यूएई सऊदी अरेबिया को लेना पड़ेगा। पर अमेरिका को के लिए बहुत उनके इमेज में और उनकी मिजाज में क्षति हुई है। और पर फिर भी हम एक बात कहें कि रैली अराउंड द फ्लैग फिनोमेना होता है अमेरिका में, जिसमें जब वहां का राष्ट्रपति युद्ध घोष करता है, युद्ध को डिक्लेयर करता है, तो 80-90% हम गैलप पोल्स को देखें, प्यू रिसर्च सेंटर के पोल्स को देखें, पूरा कंट्री प्रेसिडेंट को सपोर्ट करता है। और जब तक बॉडी बैग्स वापस अमेरिका मार्टियर्स अमेरिकी शहीदों के नहीं लौट पाते, तब तक युद्ध को सपोर्ट किया जाता है। ये डोमेस्टिक राजनीति का एक कैरेक्टर है अमेरिका का और कमजोरी भी है। हमने देखा। मैं माफी के साथ आपको रुकना चाहूंगी, एक अपडेट जरा साझा कर ले। चीन में ईरानी विदेश मंत्री अरागची का बड़ा बयान है। चीन से गारंटी चाहता है ईरान, ये अरागची ने कहा। हॉर्मुज खोलने पर क्या चीन ईरान का समर्थन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या चीन संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के खिलाफ ईरान का साथ देगा, ये अरागची की तरफ से कहा गया है। सोनी साहब, आपका क्या रुख है, क्योंकि चाइना पहुंच चुके हैं ईरान के विदेश मंत्री, अब किस तरीके से बातचीत जो है वो चाइना के साथ होगी? क्या चाइना से ये उम्मीद है ईरान को कि प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका से बात करे ईरान के फेवर में? मोनिका जी, 3 मार्च को इस साल जब युद्ध चल रहा था तो चीन के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि चीन ईरान के साथ पूरी तरह खड़ा है, ईरान की संप्रभुता के साथ चीन पूरी तरह खड़ा है। 21 मार्च को ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने बयान दिया कि ईरान की युद्ध में पूरी मदद रूस और चीन कर रहे हैं। तो ये जो एक संगठन है, अनौपचारिक संगठन है RIC का, रशिया, ईरान और चाइना, ये तीनों देश इकट्ठे एकजुट खड़े हैं और ईरान को पता है कि उसके पास दुनिया की 3 महाशक्तियों में से 2 महाशक्तियों का पूरा समर्थन है। चीन ईरान को पूरी तरह समर्थन करेगा। हमें यह भी याद होगा कि जब 13 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेड का ऐलान किया, बिल्कुल, तो बस सर 14 उम्मीद इस बात की है कि और इंतजार इस बात का है कि प्रत्यक्ष तौर पर कब ये सामने आएंगे, क्योंकि लगातार इस तरह की टिप्पणियां हम देख रहे हैं। लगातार चाइना की तरफ से भी और रशिया की तरफ से मीटिंग्स भी लगातार हो रही हैं। फिलहाल वक्त इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।